हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम आपको यूपी स्पेशल के बारे में थोड़ा-सा प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। बाकी जो भी त्रुटि होगी उसको आप बताइएगा। हाँ, हालाँकि कोशिश करेंगे कि आराम-आराम से चीज़ों को कंप्लीट करें। देखते हैं कितना हो सकता है। जितना होगा आपके सामने रखेंगे। देखिए, अभी इसमें जो है कि आपका पहला चैप्टर ही शुरू कर रहे हैं। देखिए, पहला चैप्टर क्या बोल रहा है आपका? पहला चैप्टर आपका बोल रहा है, देखिए, ठीक है? पहला आपका क्या बोल रहा है? देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका बोल रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार अगर जो है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? क्षेत्रफल के अनुसार आपका सबसे जो है कि सबसे बड़ा जिला अगर कोई आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप क्या बताएंगे? लखीमपुर खीरी को बताएंगे। किसको बताएंगे आप? लखीमपुर खीरी को बताएंगे। कितना है? 7680 किलोमीटर जो है कि उसका जो है कि एरिया है, 7680 किलोमीटर। ठीक है? कितना बताएंगे उसको? 7680 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बताएंगे लखीमपुर को। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा कौन सा आपका कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? हापुड़ बताएंगे। कितना है आपका? बताएंगे 660। बताएं कितना बताएंगे आप? आप बताएंगे 660 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर कोई आपसे सबसे बड़ा जिला पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तब बताएंगे 7680 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखिए, प्रदेश में अगर आपसे कोई मंडल के बारे में पूछे कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, मंडल संख्या का दे तो आप बताएंगे 18 है। ठीक, अब उसके बारे में थोड़ा सा और कुछ जानते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर मुख्यालय, जो ऐसा मुख्यालय है जिनके जो है कि नाम भिन्न जिले, जैसे मान लीजिए कोई जिला है, मान लीजिए वो लखनऊ का मुख्यालय लखनऊ में है, उसी तरह कानपुर का मुख्यालय कानपुर में है, लखनऊ बाकी चीज़ें इस तरह से करके कुछ ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय जो है कि सेम है, जैसे जो जिले का नाम है वही सेम मुख्यालय का नाम है। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जिनका जिला का नाम अलग है, मुख्यालय उनका अलग है। तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मुख्यालय जो भिन्न वाले हैं, ठीक, जो भिन्न वाले मुख्यालय वाले हैं, देखिए मान लीजिए अब इसमें देखिए भिन्न मुख्यालय वाले कौन कौन से, देखिए देखिए भिन्न मुख्यालय वाले आपके हैं। जिला कौन सा? देखिए ये जिला दिया हुआ है, ये आपका मुख्यालय दिया हुआ है। ठीक, जिला में देखिए अमेठी जिला जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज। अमेठी का अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे गौरीगंज। संत कबीर नगर का कोई पूछे आपसे तो क्या बताएंगे आप? खलीलाबाद बताएंगे। संत कबीर नगर का खलीलाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध नगर का कोई पूछे आप तो बताएंगे नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, ग्रेटर नोएडा नहीं बताएंगे, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा नोएडा बताएंगे। ठीक, कौशाम्बी का कहाँ है तब बताएंगे मंजनपुर है। ठीक, कौशाम्बी का अगर कोई पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है जिले का, तो कौशाम्बी जिले का तब बताएंगे मंजनपुर। अम्बेडकर नगर जिले का अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? अकबरपुर। अकबरपुर माती जो होता है, अकबरपुर माती। अम्बेडकर नगर के जो है कि अकबरपुर है। ठीक, इसका मुख्यालय अकबरपुर है। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिए कुछ जिले और हैं इसमें। देखिए अम्बेडकर नगर का क्या दिया हुआ? अम्बेडकर नगर का दिया हुआ है, अम्बेडकर नगर का दिया हुआ है अकबरपुर माती जो अकबरपुर बताएं। अभी कुशीनगर का आप देखिए पटरौना इंपॉर्टेंट है इसको याद के लिए, कुशीनगर का पटरौना। कानपुर देहात का अगर आपसे कोई पूछे तो आपका बताएं अकबरपुर माती। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। अम्बेडकर नगर का पूछे आपसे तो आप बताएंगे अकबरपुर। अम्बेडकर नगर कहाँ बताएंगे? अकबरपुर। लेकिन अगर कानपुर देहात का कोई पूछे तो आप बताएंगे अकबरपुर माती। अलग है दोनों, देखे हैं? अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती। सिद्धार्थ नगर का कहाँ है? सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। नौगढ़ के बाद सोनभद्र का कहाँ है? राबर्टगंज। सोनभद्र का कहाँ है? राबर्टगंज। सोनभद्र का आप बताएंगे राबर्टगंज। जालौन का आप बताएंगे उरई। जालौन का उरई। सोनभद्र का राबर्टगंज। सिद्धार्थनगर का नौगढ़। ठीक, संभल का आप बताएंगे, संभल का बहजोई बताएंगे। संभल का बहजोई। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का कहाँ बताएंगे? फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ बताएंगे। ठीक, अब इसके बाद कुछ जो है ऐसे जो है कि नगर निगम वाले बता लीजिए। देखिए नगर निगम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कुछ ऐसे नगर निगम वाले हैं जो कि जैसे नगर निगम वाले कौन कौन से ऐसे हैं जो कि नगर निगम जिसमें आता है, मतलब कौन कौन सा ऐसा जिला है जिसके अंतर्गत, कहने का मतलब ऐसा जिला जिसके अंतर्गत क्या आता है? नगर निगम आता है। जिसके अंतर्गत क्या आएगा? नगर निगम आएगा, उसके बारे में जानना है। ऐसा जिला जिसके अंतर्गत नगर निगम आता है, जैसे लखनऊ है, लखनऊ के अंतर्गत क्या आता है? नगर निगम आता है। ठीक, लखनऊ के अंतर्गत क्या आता है? नगर निगम आता है। ठीक, लखनऊ के अंतर्गत नगर निगम आएगा। आगरा के अंतर्गत आएगा। कानपुर के अंतर्गत आएगा। प्रयागराज के अंतर्गत आएगा। वाराणसी के भी अंतर्गत आता है नगर निगम। मेरठ के भी अंतर्गत आता है। गोरखपुर के अंतर्गत आता है। बरेली के अंतर्गत आता है।
ठीक। उसके बाद गाजियाबाद के अंतर्गत आता है, उसके बाद क्या आता है, अलीगढ़ के अंतर्गत आता है, उसके बाद झांसी के अंतर्गत आता है। यानी कहने का मतलब लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, झांसी। ठीक, इतने के पीछे जो है कि आता है। और आगे आप देखिए अलीगढ़ झांसी के बाद और कुछ बचे हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। बचा हुआ कौन कौन सा, देखिए अलीगढ़ आप पढ़ लिए अभी, अलीगढ़ झांसी हो गया। अब इसके बाद कौन है, मुरादाबाद हो गया। मुरादाबाद के बाद कौन हो गया, सहारनपुर। सहारनपुर हो गया मुरादाबाद के बाद सहारनपुर। सहारनपुर के बाद फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के बाद क्या, अयोध्या 2017 में लिया गया है अभी, और इसमें भी नगर निगम है। मथुरा 2017 में भी इसमें नगर निगम बनाया गया है। शाहजहांपुर में भी 2018 में नगर निगम बनाया गया है। यानी मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, सहारनपुर। ठीक, अब आगे आप देखिए, आगे अगर आगे आपसे कोई पूछे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई पूछे, ठीक, क्या पूछे, नोएडा का क्या मतलब है, नोएडा को क्या बोलते हैं, नोएडा या न्यू ओखला जिसको बोलते हैं, नोएडा को क्या बोलते हैं, देखिए नोएडा को क्या बोलते हैं, नोएडा को क्या बोलते हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए नोएडा का अगर कोई फुल फॉर्म आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी ठीक, एक पूरा नाम है इसका, नोएडा, नो एन फॉर न्यू ओखला, ए फॉर इंडस्ट्रियल, डा फॉर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, तो कहने का मतलब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गौतम बुद्ध नगर जिले में, कहाँ है ये, गौतम बुद्ध नगर जिले में। ठीक, और यह जो है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक उपनगर है। यानी कहने का मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन है, दिल्ली एनसीआर जिसको बोलते हैं, दिल्ली एनसीआर जिसको बोलते हैं, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, और उसका एक उपनगर है, यानी सब डिविजनल एक तरह से बोल लीजिए, उपनगर है। ठीक, अब उसके बाद ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा को भी क्या बोलते हैं, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा कहाँ आता है, गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। ग्रेटर नोएडा भी कहाँ आता है, गौतम बुद्ध नगर जिले में। ठीक, और नोएडा भी कहाँ आता है, गौतम बुद्ध नगर जिले में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ठीक, ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों क्या आते हैं, गौतम बुद्ध नगर जिले में आते हैं। अगर कोई नोएडा का जो है कि अगर फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बताएंगे, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो किस जिले में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ठीक, गौतम बुद्ध नगर में स्थित, ठीक है। देखिए कुछ और चीज़ें हम बताएंगे आपको, देखिए इस तरह से। अभी आप इसमें जो है कि ध्यान दीजिएगा, देखिए अब मूल जिले जो है कि मूल जिलों से अलग होकर, मूल जिलों से अलग होकर बनने वाले नौ सृजित जो है कि जिलों के बारे में बताया। यानी कहने का मतलब जो अपने मूल जिला से अलग होकर नया जिला बनाए गए हैं, यानी मूल जिलों से अलग होकर। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए बनारस है, बलिया है, वाराणसी है, बलिया है, गाजीपुर हो गया, तो उससे अलग बन के चंदौली बना। उसी तरह का क्या है, न्यू अपने वही एक जिला है जिससे अलग होकर नया जिला बना। जैसे आप पहला देखिए, हमीरपुर से कौन बना है, महोबा बना है। हमीरपुर से कौन बना, महोबा। प्रयागराज के बगल में कौन सा जिला है, कौशाम्बी, जो प्रयागराज से टूट के बना। अलीगढ़ और मथुरा से बगल में कौन सा जिला, हथरस। हथरस जो है क्या है, हथरस इससे टूट के बना हुआ है। गोंडा, अगर आपसे कोई पूछे, गोंडा के बगल में क्या, बलरामपुर है। गोंडा के बगल में बलरामपुर, जो गोंडा से टूट के बना हुआ है। बहराइच के बगल में क्या, श्रावस्ती है, जो कि बहराइच से टूट के बना हुआ है। बस्ती और सिद्धार्थ नगर जो है उसके बगल में संत कबीर नगर है। ठीक, संत कबीर नगर कहाँ से बना हुआ है, बस्ती और सिद्धार्थ नगर। संत कबीर नगर अगर पूछे किससे बना हुआ है, तब बताएंगे बस्ती और सिद्धार्थ नगर दोनों जिलों को थोड़ा थोड़ा काट के संत कबीर नगर बनाया गया है। इटावा के बारे में अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे औरैया से, इटावा औरैया से बना हुआ, मतलब इटावा जो है, इटावा से औरैया बना है। कहने का मतलब इटावा से औरैया बना है। अगर कोई आपसे पूछे मुरादाबाद और बदायूं से कौन सा जिला बना है, तो आप बताएंगे संभल जो जिला बना है मुरादाबाद और बदायूं से बना है। ठीक, मुजफ्फरनगर से आप कोई पूछे तो आप बताएंगे शामली। ठीक, मुजफ्फरनगर से कौन सा बना है, शामली। शामली बगल में एक छोटा सा जिला मुजफ्फरनगर से, पहले शामली पड़ता है फिर मुजफ्फरनगर पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या जो है कि अम्बेडकर नगर। अयोध्या कौन सा जिला बना हुआ है, अयोध्या से अलग होके अम्बेडकर नगर बना हुआ है। मुरादाबाद से कौन सा जिला बना हुआ है, अमरोहा बना हुआ है। बांदा से कौन सा जिला बना हुआ है, चित्रकूट बना हुआ है। वाराणसी से कौन सा जिला बना हुआ है, चंदौली बना हुआ है। वाराणसी से कट कौन सा बना हुआ है, चंदौली बना हुआ है। ठीक, गाजियाबाद व बुलंदशहर से कौन सा जिला बना हुआ है, गौतम बुद्ध नगर बना हुआ है। गौतम बुद्ध नगर, ठीक, गौतम बुद्ध नगर बना हुआ किससे, गाजियाबाद और बुलंदशहर से मिलकर, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, जिसका जो है कि जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा भी आता है। ठीक, और नोएडा के अभी इसके पहले आपको फुल फॉर्म बताएं, न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी।
ठीक, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बताएं अभी आपको नोएडा के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद आपका देखिए फर्रुखाबाद क्या, फर्रुखाबाद किससे कट के बना हुआ, मतलब फर्रुखाबाद से कौन कट के जिला बना हुआ, तब बताएं कन्नौज। अगर एटा से अगर कोई जिला बना हुआ है तो कौन बना है, कासगंज एटा से बना हुआ है। गाजियाबाद से कौन सा जिला बना है, हापुड़ बना हुआ है। जिसके जो बगल में रहेगा उसी से लगभग लगभग मान के लिए बना हुआ है। रायबरेली और सुल्तानपुर के बगल में कौन सा जिला है, अमेठी है। अमेठी किससे बना है, रायबरेली और सुल्तानपुर से, ठीक। कहने का मतलब कि देखिए फिर एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं। वैसे जिले जो किसी मूल जिले से कट के बने हुए हैं, कहने का मतलब जो पहले पुराना जिला था उससे कट के बना हुआ है। अगर कोई पूछे आपसे हमीरपुर से कौन बना है तो आप बताएंगे महोबा। प्रयागराज से कौन बना है, कौशाम्बी। अलीगढ़ और मथुरा से कौन बना, हथरस बना है। गोंडा से कौन बना, बलरामपुर। बहराइच से कौन बना है, श्रावस्ती। बस्ती और सिद्धार्थनगर से कौन बना है, आप बताइए, संत कबीर नगर। बस्ती और सिद्धार्थनगर के बगल में कौन सा जिला है, संत कबीर नगर। इटावा से कौन बना है, इटावा से बना है अलीगढ़। औरैया, इटावा से कौन बना है, औरैया। मुरादाबाद व बदायूं से कौन बना है, मुरादाबाद व बदायूं से संभल बना है। मुजफ्फरनगर के बगल में कौन सा जिला है, शामली, शामली बना हुआ है। अयोध्या के बगल में कौन सा जिला, अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर बना। मुरादाबाद के बगल में कौन सा जिला है, अलीगढ़, नहीं अमरोहा। मुरादाबाद के बगल में कौन सा, अमरोहा, अमरोहा बना हुआ है। अगर बांदा के बगल में कोई पूछे कौन सा जिला है तो आप बताएंगे चित्रकूट है, जो कि बांदा से बना हुआ है। वाराणसी के बगल में कौन सा जिला है, चंदौली, जो कि चंदौली बना हुआ है। गाजियाबाद और बुलंदशहर से जो है, गाजियाबाद और बुलंदशहर दोनों जिलों को काट के बनाया गया कौन सा जिला, छोटा सा जिला बनाया गया, जो कि इस समय बहुत चर्चा में है। तो बताएंगे आपकी गौतम बुद्ध नगर। और उसमें से भी एक छोटा सा पार्ट है जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा है, ठीक। गौतम बुद्ध। फर्रुखाबाद से कौन काट के बना हुआ था, आप बताएंगे कन्नौज। एटा से कौन बना हुआ है, कासगंज। गाजियाबाद और से कौन बना हुआ है, हापुड़। एटा से कौन बना हुआ है, कासगंज। गाजियाबाद से कौन बना है, हापुड़। रायबरेली और सुल्तानपुर से कौन बना हुआ है, रायबरेली बगल में कौन सा जिला है, अमेठी। रायबरेली अमेठी, जहाँ से स्मृति ईरानी लड़ी थी चुनाव, जीत गई थी राहुल गांधी को हरा के, वो रायबरेली और सुल्तानपुर वाला जिला है। जिला से कट के बना हुआ है अमेठी, ठीक। अब देखिए आगे, देखिए आगे आगे देखिए, ठीक। आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहीं से आप याद करते हुए चलें कंप्लीट एकदम। देखिए प्रदेश का नाम, यहाँ देखिए प्रदेश का नाम मचीन और राजधानी, यानी उत्तर प्रदेश के बारे में। और आप पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल तो उत्तर प्रदेश के बारे में ही पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का नाम पहले 1836 में क्या था, अगर कोई पूछे उत्तर प्रदेश का शुरू में नाम 1836 में, उसके पहले तो अंग्रेज राज करके आए, बाकी चीज़ें हुई, उसके पहले क्या नहीं। 1836 से उत्तर प्रदेश का नाम जो बदल के क्या किया गया, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया, ठीक। फिर 1877 में इसका नाम बदला गया। 1836 के बाद सीधे कब बदला गया, 1877 में। 77 से इसको क्या बोला गया, उत्तर पश्चिम प्रांत। तो पहले से ही देखिए ये चीज़ें पहले से, उत्तर प्रदेश पश्चिम प्रांत तो पहले से ही देखिए, पहले 1836 में भी यही नाम था। इसमें केवल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया था, क्या ऐड कर दिया गया था, एक्स्ट्रा। इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया था ये आगरा एवं अवध, जो आगरा अवध है ना, ये इसको क्या किया गया था, इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया था, एडिशनल हो गया था इसमें। 1836 में क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1877 में क्या बना, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं आगरा एवं अवध बना, ठीक। अब 1902 में हुआ, 1902 में इसका क्या नाम पड़ा, 1902 में आप बताएंगे इसका नाम क्या था। तो 1902 में इसका नाम पड़ा आगरा एवं अवध, तो पहले से ऐड हुआ था। अब उसके बाद का संयुक्त प्रांत कर दिया गया, ठीक। देखिए आगरा एवं अवध तो पहले से ही हो गया था। देखिए अब क्या किया गया, पहले 1836 में किया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत किया गया। 1836 में इसका नाम किया गया उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर उसके बाद 1877 में इसको क्या किया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ साथ आगरा एवं अवध कर दिया गया। अब 1877 के बाद जब 1902 की व्यवस्था आई तो उसने क्या किया कि उत्तर पश्चिम प्रांत को काट दिया, उत्तर पश्चिम प्रांत हटा दिया। उसने क्या सीधा नाम रख दिया, आगरा एवं अवध को रख लिया, का संयुक्त प्रांत बना दिया। आगरा और अवध को जोड़ के क्या किया, संयुक्त प्रांत बना दिया गया। अब 1937 में जो है कि इसका क्या किया गया, केवल इसको क्या किया गया, अभी अभी हटा दिया गया, आगरा अवध हटा दिया गया, यानी बार बार से आगे का नाम हटाते जाएंगे। देखिए 36, 77, 1902, 1937, फिर अब सीधे सीधे 26 जनवरी 1950 से क्या किया गया इसको, देखिए 37 से केवल इसको क्या किया गया, संयुक्त प्रांत कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश का नाम जो है, राज्यों का गठन जो है कि कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया, उत्तर प्रदेश कर लिया गया। और इसी दिन क्या किया जाता है, 24 जनवरी को क्या किया जाता है, यूपी का जो है कि एक तरह से मान लीजिए कि यूपी का जो है कि स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस किसको मनाया, कौन से डेट को मनाया जाता था, यूपी का स्थापना दिवस आपको मनाया जाता है,
यूपी का स्थापना दिवस आपका मनाया जाता है किस दिन? स्थापना दिवस आपको मनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है 1950 से। तो मान लीजिए इसको उत्तर प्रदेश बनाया ही गया, ठीक है। तो पहले इसके बारे में आप समझिए कि उत्तर प्रदेश का जो है कि सबसे पहले कब से, मान लीजिए कब से अगर कोई पूछेगा आपसे तो कब से बताएंगे? आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश जो है 1836 में क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत था, उत्तर पश्चिम का प्रांत था, इसको उत्तर पश्चिम प्रांत बोला गया। फिर इसको 1877 में इसका नाम क्या बदला गया? इसका 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत तो रखा ही गया, उसमें ऐड कर दिया गया आगरा और अवध को जब जोड़ा गया तो उसको ऐड कर दिया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। अब 77 के बाद फिर 1902 में आते हैं। 1902 में जब आएंगे तो उसमें क्या था? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया, यानी आगरा और अवध को, यानी उत्तर पश्चिम प्रांत को उड़ा दिया। फिर अब क्या किया? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बना दिया, ठीक। 1902 के बाद फिर 1937 में अब आया, 1902 के बाद 1937 में सीधे 36, 77, 1902, 1937। 1937 में जब आया तो उसको केवल क्या किया गया? आगरा एवं अवध को हटा दिया गया, अब क्या किया? संयुक्त प्रांत ही कर दिया गया। 1937 के बाद जो है, 1937 के बाद जो है कि 50 तक के बीच में क्या किया गया? इसको जो है कि 1937 के बाद जो है कि इसको संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1902 में इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत एवं आगरा एवं अवध। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रखा गया। फिर 1937 में इसको रखा गया संयुक्त प्रांत कर दिया गया। अब 26 जनवरी 1950 को इसका क्या नाम किया गया? उत्तर प्रदेश, जो कि अभी तक चल रहा है, वर्तमान स्थिति अभी तक चल रहा है। यानी कब तक चल रहा है? अभी हम आज आपको बता रहे हैं 8/3/2026 तक ये चल रहा है। अभी इसके बाद आगे जो परिवर्तन होगा उसको देखा जाएगा, ठीक। अब इसके बाद ये हम अब देख लिए यहाँ से, और हम देखेंगे क्या? उसकी राजधानियाँ देखेंगे, ठीक। ठीक, इसकी राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानियों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यूपी की राजधानी जो है कि 1836 से जब हम काउंट किए तो 1836 में उत्तर यूपी की राजधानी कहाँ थी? आगरा। कहाँ थी? आगरा, 1836 में। उस समय उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का नाम क्या था उस समय 1836 में? 1836 में जो है कि इस समय जब आगरा राजधानी थी तो उस समय क्या था? उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? देखिए उत्तर प्रदेश का 1836 में नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत था, ठीक। उत्तर पश्चिम प्रांत था ना, लेकिन उत्तर प्रदेश का उस समय नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत था, जब आगरा उसकी राजधानी हुआ करती थी। 1858 में क्या हुआ? देखिए एकदम सेम टू सेम इसमें 1836, 1870, 1902, 1937। लेकिन अब इसमें क्या करेगा? परिवर्तन करेगा, अब राजधानी भी अपने हिसाब से बदलती गई है, ठीक है। देखिए 1836 में क्या था? आगरा था, ठीक। 1836 में क्या हुआ? आगरा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 1858 में क्या हुआ? 1836 में जो है कि आगरा था, 1858 में प्रयागराज हुआ। 1921 में, देखिए 1921 में, उस समय 1836 में क्या था? आगरा संयुक्त प्रांत था, आर्य उत्तर पश्चिम प्रांत था, ठीक। अब 1836 को 1877 में आया उसमें उसमें उत्तर प्रदेश के नाम 1877 में क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत एवं आगरा एवं अवध संयुक्त था, आगरा एवं अवध कर दिया, ठीक। अब उसके बाद फिर उसमें बदलाव किया गया, देखिए उसमें फिर बदलाव किया गया आगरा एवं अवध करके। फिर उसके बाद 1902 में इसमें क्या किया गया? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1937 में इसको क्या किया गया? केवल संयुक्त प्रांत किया गया। 24 जनवरी 1950 में इसे उत्तर प्रदेश कर लिया गया। देखिए सेम चीज। अब इसमें 1836 में इसको आगरा राजधानी इसकी थी। 1858 में क्या आ गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? कोई पूछे तो आप बताएंगे प्रयागराज हो गई थी। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि 1921 में उत्तर प्रदेश को जो कि लखनऊ राजधानी को आंशिक रूप से मान लिया गया था कि लखनऊ राजधानी होगी। प्रयागराज यानी जो इलाहाबाद है, 1858 में इलाहाबाद राजधानी थी। उसके बाद 1921 राजधानी जो आंशिक रूप से लखनऊ कर दिया गया था। उसके बाद जो है कि 1935 से 1935 से अब तक, यानी अब तक का मतलब आज की डेट मान लीजिए हम आपको बता दें कि 8/3/2026 तक या उससे आगे भी लखनऊ को ही उत्तर प्रदेश का क्या किया गया? राजधानी बनाया गया है, ठीक। अभी तक चल रहा है लगातार वही, पूर्णतः उसको राजधानी घोषित कर लिया गया। कब? 1935 में। इसका गठन कब हुआ है? 24 जनवरी 1950 से जो है कि उत्तर प्रदेश का जो गठन हो गया एक तरह से। तो इसी दिन हम स्थापना दिवस मनाते हैं हर साल 24 जनवरी को, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें कुछ चीज़ें और रह गई हैं। अब ये देखिए ये क्या है आपका? राज्यों का पुनर्गठन आयोग, जैसे पुनर्गठन में नया राज्य का निर्माण करना। राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन आयोग किया गया था, ठीक। अब राज्य से जो विभाजन कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को जो है 13 जिलों को काट कर जो है कौन सा बनाया गया था? उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर 2000 को कौन सा जिला बनाया गया था?
9 नवंबर 2000 को कौन सा जो है कि राज्य बनाया गया था। मतलब राज्य कहने का मतलब कि अगर राज्य का विभाजन हो रहा है तो दूसरा राज्य ही बनेगा। राज्य का पुनर्गठन यानी राज्य का पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ठीक, राज्य का पुनर्गठन का मतलब कि राज्य को दोबारा बनाना है, यानी राज्य से काट कर छाट कर या नया कुछ भी बनाना, दोबारा बनाना, तो उसको बोलते हैं राज्यों का पुनर्गठन। यह आयोग कब बना? राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956, जिसमें कि उसके पहले एक राज्य बन गया था भाषा के आधार पे। ठीक, भाषा के आधार पे, जबकि भाषा के आधार पे कभी कोई ऐसा नहीं था, लेकिन भाषा के आधार पे जो है कि एक राज्य बना 1953 में बना, और वो कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना, जो कि अपनी भाषा के आधार पर बना। फिर 1956 में क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। और जो है कि उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग में जो है कि उत्तर प्रदेश से कट के एक जो है कि स्टेट बना। कौन सा बना? उत्तर प्रदेश से कट के एक स्टेट बना, जिसका नाम क्या था? उत्तराखंड, या उत्तरांचल जिसको बोलते थे, उस समय उत्तरांचल बोलते थे, उत्तरांचल, उस समय उसको उत्तरांचल बोलते थे। ठीक, उत्तरांचल बोलते थे, जो कि उत्तराखंड था। ठीक, आज के समय में उत्तराखंड है। उसमें से क्या किया गया था? 1 नवंबर 2000 को इसको घोषित किया गया था, बनाया गया था। और इससे जो है कि ये उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक, पहले इस यहाँ पे जो है कि 438 विधानसभा की सीट हुआ करती थी, लेकिन अब क्या हुआ? अब इसकी विधानसभा की सीट 403 हो गई है। ठीक, तो कहने का मतलब ये जो कट के जिले जो उत्तराखंड में गए, वो अपने विधानसभा की सीट को भी लेते चले गए। ठीक है, उत्तराखंड जो है कब बना? अब कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश उत्तरांचल या उत्तराखंड कब बना, तो आप बताएंगे 9 नवंबर 2000 को बना। और उत्तर प्रदेश के ही कुछ कुछ जिलों को, हिस्सों को, लास्ट के जो उत्तराखंड के बगल के जिले हैं उनको काट के उनको बनाया गया एक नया जिला। 13 जिले उनको उस समय काट के बना दिए गए थे। ठीक है, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप देखिए, इसमें नेक्स्ट आपका है, देखिए प्रथम जो है कि अगर कोई पूछे प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा, प्रथम राजकीय भाषा घोषणा कब की गई थी? अक्टूबर 1947 से। किसको? देवनागरी लिपि में किसको किया गया? हिंदी को। हिंदी को क्या किया गया था? राजकीय भाषा घोषित किया गया था। अगर कोई पूछे आपका प्रथम राजकीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। ठीक, इसको समझिए, आपको राजकीय भाषा अगर कोई पूछे तो आप हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में था? बताएंगे 343 में है। ठीक, अगर आर्टिकल आपसे कोई पूछे, आर्टिकल। ठीक, तो यह क्या हुआ? प्रथम जो है कि राजकीय भाषा की घोषणा की गई, कब किया गया? अक्टूबर 1947 में। देवनागरी लिपि में लिखी, देवनागरी लिपि में किसको किया गया? हिंदी को। सभी कार्यालय में कब अनिवार्य किया गया? 26 जनवरी। अगर कोई पूछे कि सभी कार्यालय में हिंदी कब से इस्तेमाल की गई, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1951 को किया गया। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी बनाई गई, तो आप बताएंगे उर्दू बनाई गई, उर्दू। ठीक, और कब बनाई गई? 1989 में। पहला बनाया गया था 26 जनवरी 1951 से, सभी कार्यालय में अनिवार्य किया गया था। राजकीय भाषा घोषणा 1947 को किया गया था, अक्टूबर 1947 को। हिंदी देवनागरी लिपि से ली गई है। ठीक, और द्वितीय राजकीय भाषा जो है कि उर्दू को बनाया गया 1989 में बनाया गया। ठीक, ये दोनों बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट में आप क्या देखेंगे? देखिए, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पूछे, खेल उल के बारे में बता दीजिए, खेल कौन सा है आपका, कौन कौन से आपका उत्तर प्रदेश की पहचान वगैरह है, क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि अगर आपसे कोई पूछे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो आप बताएंगे अशोक है। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पशु क्या है, तो आप बताएंगे बारहसिंघा, जिसको क्या बोलते हैं? दलदल का मृग भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलेंगे? दलदल का मृग भी बोलेंगे। ठीक, बारहसिंघा को। ठीक, देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि पहला राजकीय भाषा कौन सी बनाई गई, फर्स्ट, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? आप बताएंगे फर्स्ट जो है कि हिंदी को लिया गया। किसको? हिंदी को। ठीक, यह कब किया गया? नवंबर 1947 को किया गया। लेकिन ये सभी कार्यालयों में कब किया गया? इसको बाध्यता
1951 में इसको किया गया। बात देखिए, सभी कार्यालय में 26 जनवरी 1951 को जो है कि सभी कार्यालयों में इसका उपयोग किया जाएगा, यानी इसको यूज किया जाएगा। ठीक। अगर दूसरी कोई आपसे पूछे राजकीय भाषा तो आप क्या बताएंगे? उर्दू बताएंगे। दूसरी राजकीय भाषा क्या बताएंगे? उर्दू। दूसरी राजकीय भाषा क्या बताएंगे आप? उर्दू बताएंगे, उर्दू। ठीक। दूसरा आप बताएंगे उर्दू के बारे में। ठीक। दूसरा बताएंगे आप उर्दू के बारे में। ठीक। तो दूसरा हो गया आपका उर्दू। कब किया गया? 1900, इसको कब मनाया गया? 1989 को इसको जो है उर्दू को लिया गया, 1989 को। ठीक है। उर्दू कब किया गया? 1989 को इसको किया गया। ठीक है। दूसरा इसको किया गया था 1989 को। ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश का जो है कि किस दिन स्थापना दिवस है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का आपका है 24 जनवरी को बताएंगे आप। ठीक। उत्तर प्रदेश का कोई खेल पूछे आपका, कौन सा खेल, आप बताएंगे राष्ट्रीय खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश का कोई चिन्ह आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे कि एक वृत्त है, वृत्त के अंदर 2 मछली है, मछली के साथ एक तीर धनुष भी है, और यह कब इसको स्वीकृति मिली थी? 1938 बताएंगे आप। इसको कब मिली थी स्वीकृति? 1938 आप बताएंगे। क्या बताएंगे? 1938 आप बताएंगे। 1938 को क्या मिला था? स्वीकृति मिली थी। ठीक। 1938 को इसमें स्वीकृति मिली थी। ठीक। और उसमें क्या मिला था? एक वृत्त में 2 मछली प्लस एक तीर धनुष। 1938 में इसको स्वीकृति मिली थी। ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे पक्षी के बारे में पूछे तो आप बताएंगे सारस या क्रोंच। कोई पक्षी के बारे में पूछे सारस या क्रोंच। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका सबसे जो है कि राजकीय पुष्प क्या है तो आप बताएंगे पलाश या टेसू। जिसको कब लिया गया था तो आप बताएंगे 4 जनवरी 2011 में इसको लिया गया था। ठीक। एक तीर धनुष अगर कोई आपसे पूछे मोटी मोटा, देखिए अगर आपसे जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम जो है कि राजकीय भाषा कब घोषणा की गई थी तो आप बताएंगे इसमें अक्टूबर जो है कि 1947 से जो देवनागरी लिपि को हिंदी लिया गया था, अक्टूबर 1947। अब अगर कोई पूछे कार्यालय में कब इस्तेमाल किया गया? 26 जनवरी 1951 को किया गया। द्वितीय राजकीय भाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आपका बताएंगे 1989 में किसको लिया गया? उर्दू को लिया गया। ठीक। अब अगर इसमें अगर उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कोई क्वेश्चन, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जो है कि राजकीय खेल क्या है या खेल क्या उत्तर प्रदेश का, तो हॉकी बताएंगे, वृक्ष बताएगा तो अशोक बताएंगे, पुष्प बताएगा था पलाश जो है 4 जनवरी 1911, पक्षी बताएगा तो आप बताएंगे सारस या क्रोंच। सारस या क्रोंच अगर पक्षी कोई बताएगा तो आप बताएंगे सारस या क्रोंच। ठीक। अगर आपसे कोई चिन्ह पूछेगा तो आप बताएंगे चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष, और 1938 में इसको स्वीकृत किया गया। अगर आपसे कोई पूछे राजकीय पशु क्या है तो आप बताएंगे बारहसिंगा। इसको क्या बोलते हैं? दलदल का मृग भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश किस दिवस को स्थापना किया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक। तो स्थापना दिवस आप याद करेंगे 24 जनवरी 1950। ठीक है। इसी के साथ आगे अगला टॉपिक देखिए। आगे क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी हैं। देखिए अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो आप इसमें क्या ले सकते हैं? देखिए आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक यह है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताएंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। अगर कोई पूछे इसका क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 7.33% है। अगर कोई पूछे आपके क्षेत्रफल दृष्टि से चौथा जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल दृष्टि से फोर्थ बड़ा राज्य कौन सा है? अगर चौथा कोई पूछे आपसे, तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आप बताएंगे पहला जो है कि आप क्या बताएंगे? पहला राजस्थान बताएंगे। दूसरा आप क्या बताएंगे? एमपी बताएंगे, यानी महाराष्ट्र बताएंगे। एमपी बताएंगे नहीं, मध्य प्रदेश बताएंगे। पहला कुछ क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया की दृष्टि से, कहने का मतलब एरिया किसका ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा होने में पहला आप क्या बताएंगे? पहला आप बताएंगे राजस्थान। दूसरा आप बताएंगे एमपी। तीसरा आप बताएंगे महाराष्ट्र बताएंगे। चौथा आप क्या बताएंगे? यूपी। ठीक। तो महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया। अगर पहला कोई पूछे तो आप बताएंगे
राजस्थान। दूसरा कोई पूछे तो आप बताएंगे एमपी यानी मध्य प्रदेश। तीसरा अगर कोई आपसे पूछे तो महाराष्ट्र बताएंगे। चौथा अगर कोई आपसे पूछे तो यूपी बताएंगे। ठीक, चौथा अगर कोई आपसे पूछे तो आप यूपी बताएंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से जान लीजिए कि चौथा कौन सा है। ठीक, पहला अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे राजस्थान। दूसरा कोई पूछे तो मध्य प्रदेश। तीसरा कोई पूछे तो महाराष्ट्र। चौथा पूछे तो आप उत्तर प्रदेश बताएंगे। वो भी किसके हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि, जनसंख्या के हिसाब से तो पहला हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। पहला कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। दूसरा महाराष्ट्र, अरे मध्य प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र। ठीक, यूपी की यूपी की सीमा जो है, यूपी की सीमा कहने का मतलब यूपी की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के स्पर्श में आती है। यूपी की सीमा किससे आती है? 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेशों के स्पर्श से आती है। ठीक, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी उस तरह पूछा जाए तो 9। यूपी की सीमा किससे लगती है? तो 9 राज्यों से लगती है। ठीक, 9 से जो है कि राज्यों से लगती है। लेकिन अगर उससे पूछे कि केवल राज्य से कितने लगती है? 8। केंद्र शासित प्रदेश 1। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 1, वो भी दिल्ली है, एनसीआर दिल्ली। ठीक, अब आगे देखिए, जुड़वा मछली का चिन्ह जो है कि कहाँ से लिया गया था? आप बताएंगे रूमी दरवाजा से लिया गया। जुड़वा मछली का चिन्ह जो कि यूपी के लोगों में दिखाता है, जो कि यूपी के लोगों में दिखाता है, यूपी के लोगों में। और वह जुड़वा मछली का चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया? रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ। 1700 लखनऊ में है। रूमी दरवाजा कहाँ है? अगर कोई पूछा फिर रूमी दरवाजा कहाँ है, तो आप बताएंगे लखनऊ में। लखनऊ में है जो 1784 में इसको किसने बनवाया था? अशोकउद्दौला ने बनवाया था। इसमें सारे टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। रूमी दरवाजा कहाँ से? हम पहले बताए उत्तर प्रदेश का जो जुड़वा मछली का चिन्ह कहाँ से लिया गया? रूमी दरवाजे से लिया गया। रूमी दरवाजा किसने बनवाया? अशोकउद्दौला ने बनवाया है। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अशोकउद्दौला ने किस सन में इसको बनवाया था? तो आप बताएंगे 1784 में बनवाया था। इस तरह के टॉपिक से इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यूपी के जो है 7 जिले जो है कि बताइए यूपी के कौन कौन से जिले जो है नेपाल से साझा करते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा आपसे, तो आप बताएंगे उसमें कि यूपी से साझा करने वाले टोटल जिले कितने हैं? 7 है। ठीक, वो भी किसके साथ साझा करते हैं? नेपाल के साथ। ठीक, अगर कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश का नेपाल के साथ जिला साझा करने वाले कितने जिले हैं? तो आप बताएंगे 7। अब पूछेगा कि नेपाल के साथ कितने जिले साझा करते हैं उत्तर प्रदेश का, तब बताएंगे तब भी 7। अगर पूछे कौन कौन से जिले साझा करते हैं, तो आप बताएंगे तब जो है कि बॉर्डर वाले, नेपाल के बॉर्डर वाले, उत्तर प्रदेश बॉर्डर वाले जिले बताएंगे। कौन कौन बताएंगे? आप बताएंगे बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। उसके बाद आप बताएंगे पीलीभीत। उसके बाद आप बताएंगे सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज। ठीक महाराजगंज। ठीक है ठीक, महाराजगंज। ठीक, महाराजगंज से आप सीधे नेपाल में चले जा सकते हैं, बॉर्डर है आपका महाराजगंज। अगर कोई पूछे कि सबसे न्यूनतम या सबसे यूपी का कौन सा जिला है जिससे महाराष्ट्र में एंट्री कर सकते हैं, तो आप बताएंगे महाराजगंज। 3 तरफ से घिरा हुआ जिला अगर कोई पूछे आप, तो क्या बताएंगे? आप सोनभद्र बताएंगे। अगर उत्तर प्रदेश का जो है जिला जो कि तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो उसको आप बताएंगे सोनभद्र बताएंगे। सिद्धार्थनगर, अब बाकी पीलीभीत, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज क्या है? या नेपाल से जुड़ने वाले 7 जिले: बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, ये इतना जिले हैं। ठीक, अब जो है कि अब कुछ और पॉइंट आप इसमें देख लीजिए, कौन सा पॉइंट है अभी आपका कौन सा पॉइंट है? देखिए, आपका सहारनपुर। अगर कोई पूछे सहारनपुर के बारे में कुछ बताइए, सहारनपुर क्या है? उत्तरांचल जो अभी पहले था, इस समय उत्तराखंड हो गया है। वह हरियाणा और हिमाचल के साथ बाउंड्री साझा करता है। यानी किसके साथ साझा करता है? अगर कोई पूछे कि ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि 3 राज्यों के साथ या सबसे अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप बताएंगे सहारनपुर। आप क्या बताएंगे? सहारनपुर बताएंगे। देखिए, इसके बाद जो अगर कोई पूछे आपसे सहारनपुर, ये पहले पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से ऐसा कौन सा जिला है जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, या सबसे अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता था। आप क्या बताएंगे कि सहारनपुर ऐसा राज्य है जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें कि कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। यानी क्या बताएंगे आप? यूके बताएंगे, HR बताएंगे और HM बताएंगे। ठीक, यूके, HR और HM तीनों जो है कि उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो है कि के साथ बाउंड्री साझा करता है। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री साझा करता है सहारनपुर जिला है। और सहारनपुर जिला जो है किसके लिए फेमस है? तो आप बताएंगे काष्ठ कला के लिए। ठीक,
कास्ट कला एवं दारुल उलूम देवबंद जो है कि इससे फेमस है। यानी कास्ट कला, यानी अगर कोई पूछे माचिस की तीली सबसे ज़्यादा कहाँ बनाई जाती है तो आप बताएंगे सहारनपुर। ठीक, लकड़ी के सामान वगैरह एक तरह से कहाँ बनाए जाएंगे, सहारनपुर। ठीक, अब सहारनपुर जो है कि अब हम कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें समझेंगे कि जो कि इम्पॉर्टेंट होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये जान जाएं कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व पश्चिम में कौन कौन से जिले लगते हैं। कहने का मतलब यूपी का जो, जैसे मान लीजिए नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो हम करें उत्तर प्रदेश के नक्शे से नॉर्थ में कौन सा जिला है, साउथ में कौन सा जिला है और ईस्ट में कौन सा जिला है। सबसे ज़्यादा ईस्टतम जिला है, सबसे ज़्यादा वेस्टतम, सबसे ज़्यादा नॉर्थ और सबसे ज़्यादा ईस्ट साउथ वाले। तो उस तरह से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश का नॉर्थ में सबसे ज़्यादा जिला कौन सा पाया जाता है, सबसे दूरस्थम जिला है सहारनपुर। सहारनपुर किन 3 राज्यों से जुड़ता है, देखिए 3 राज्यों से मिलता है, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से, यूके, HR और HM। ठीक, यानी कहने का मतलब है किससे, यूके, HR और HM, यानी उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ठीक, इन तीनों के साथ कौन सीमा साझा करता है, सहारनपुर। ठीक, अगर वो कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा जिला रहता है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, ठीक, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा जिला रहता है, दक्षिण में आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के दक्षिण में आपका सोनभद्र जिला है, जो कि कितने राज्यों से कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र जिला जो है कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये भी देखिए, 1, 2, 3 और 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है सोनभद्र। ठीक ठीक, अब जो है कि सोनभद्र का सबसे ज़्यादा जो है कि सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा जिला हो गया, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, और 3 राज्यों के साथ घिरा हुआ कौन सा है, जिसमें कि जो है कि अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे सहारनपुर है। ठीक, और अगर कोई आपसे पूछे कि पश्चिम में, यानी पश्चिम को आने का मतलब पश्चिम में कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है पश्चिम में, तो आप बताएंगे पश्चिम में कौन सा जिला है, पश्चिम में आपका है शामली है पश्चिम में। अगर कोई आपसे पूछे कि पूर्व में कौन सा जिला, आप बताएंगे बलिया है, पूर्व में आपका बलिया है। ठीक, बलिया है, बलिया के बारे में आप कुछ बताएंगे तो बलिया के बारे में आप बताएंगे यह बिहार के 3 जिलों से घिरा हुआ है। बलिया किन किन जिलों से घिरा हुआ है, 3 जिलों से, बिहार वाला 3 जिलों से। देखिए सहारनपुर 3 जिलों से, बलिया 3 जिलों से, सोनभद्र 4 जिलों से, शामली लास्ट में है और भी NCR से है। ठीक देखिए, तो आपको अगर कोई पूछे क्वेश्चन तो आप क्या बताएंगे, देखिए इस तरह से समझिए, एक बार और समझिए, इसको अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए यूपी जो है, यूपी 4 राज्यों से, यानी यूपी का जो है कि अगर कोई पूछे कि नॉर्थ में कौन सा, यानी उत्तर में कौन सा जिला हुआ है तो आप बताएंगे सहारनपुर। दक्षिण में बोले तो सोनभद्र बोलेंगे, उत्तर में बोले तो आप, पर पूर्व में बोले तो आप बलिया बोलेंगे, पूर्व में अगर कोई बोले तो बलिया बोलेंगे, पश्चिम में कोई बोले तो शामली बोलेंगे। अगर कोई ये पूछे कि सहारनपुर जो है कि किन राज्यों से मिलकर बनता है, किन राज्यों को टच करता है, तो आप बताएंगे यूके को टच करता है, HM को टच करता है, यानी हिमाचल प्रदेश, और हरियाणा को, HR को जो है कि इन तीनों राज्यों को जो साथ सीमा साझा करता है। बलिया कोई पूछे कि बलिया, तो बलिया बताएंगे भी 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और ये पूर्व का जिला है, और जो है कि ये पूर्वांचल में आता है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं तो आप बताएंगे भोजपुर, छपरा और सिवान आते हैं। उसी तरह सोनभद्र जो है 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। शामली जो है कि एक NCR वाला समझ लीजिए, उस तरह से करता है। ठीक, अब जो है कि सोनभद्र जिला जो है किन किन जिलों से जो है कि साथ सीमा साझा करता है, देखिए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों में से कौन कौन सा जिला उसका, देखिए सोनभद्र जिला जो है किन किन से सीमा साझा करता है। देखिए पहला, उत्तर पूर्व में कौन सा जिला है उसके, सोनभद्र के पूर्व में कौन सा जिला है, उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व समझ जाए, जैसे मान लीजिए दिशा हो गई, ये दिशा हो गई, तो ये कौन सा हो गया, ये दिशा हो गई। ठीक, अब इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तर पूर्व कौन सा जिला है तो आप बताएंगे, ये तो पहली बात तो आप जानिए कि ये हो गया आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ हो गया, ये हो गया आपका ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट। अगर आपसे कोई पूछे उत्तर पूर्व कौन सा जिला है तो आप बताएंगे ये जिला जो है कि उत्तर पूर्व का जिला है। ठीक, उत्तर पूर्व का जिला है। ठीक, ये जिला कौन सा है, उत्तर पूर्व का, क्योंकि उत्तर भी इसमें आ रहा है और इसमें उत्तर भी आ रहा है और इसमें कौन सा पूर्व भी आ रहा है, इसमें उत्तर भी आ रहा है और पूर्व भी आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया, उत्तर पूर्व, यानी दोनों जिलों को मिला के बनता है उत्तर पूर्व। ये ठीक, ये बना उत्तर पूर्व में। तो ये कौन सा हो गया, बीच में आपका सेंटर में कौन सा जिला आ गया, सोनभद्र आ गया। बीच में आपका कौन सा, सोनभद्र है, सोनभद्र आ गया। अब सोनभद्र जिले से जो है कि 4 राज्य जो है कि सीमा साझा कर रहे हैं। देखिए पूर्व में कौन सा है, पूर्व में, पूर्व का मतलब ये पूर्व में कौन सा है, झारखंड। यहाँ कौन सा जिला है, झारखंड है। ठीक, यहाँ झारखंड हो गया।
अब उसके बाद अगर दक्षिण में कोई जिला पूछे तो आप दक्षिण में क्या बनाएंगे, यानी इधर कौन सा बनाएंगे, छत्तीसगढ़ बताएंगे, छत्तीसगढ़ है। अगर आपसे कोई पश्चिम में पूछो तो आप बताएंगे एमपी है, यानी मध्य प्रदेश है एमपी। और ये किन जिलों से साझा करते हैं सीमा, सोनभद्र से, सोनभद्र से जी सीमा साझा करते हैं, सोनभद्र से। ठीक, सोनभद्र से 4 जिला कौन कौन सीमा साझा करते हैं आप बताएंगे, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बिहार उत्तर पूर्व में पड़ता है, झारखंड पूर्व में पड़ता है, दक्षिण में जो है कि छत्तीसगढ़ पड़ता है, पश्चिम में जो है कि मध्य प्रदेश पड़ता है। ठीक है, ठीक। अब इसी के साथ आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों की सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से। अगर कोई पूछे यूपी के 8 राज्य जो सीमा बनाते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, तो आप बताएं केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली हो गया। 8 राज्य कौन कौन से, तो आप बताएंगे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और बिहार हो गया, और कौन सा, झारखंड हो गया। कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले 8 जिले कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है। अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आप बताएंगे दिल्ली भी है। अगर कोई देश पूछे तो आप बताएंगे नेपाल। नेपाल जो है कि देश, देखिए अगली लाइन में लिखा गया, ठीक है। देखिए ये है आपका, अगली लाइन में लिखा हुआ है, अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र है जिसको बोलते हैं नेपाल। अगर कोई पूछे कि कौन कौन कितने, अगर उत्तर प्रदेश में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं तो आप बताएंगे 9 9 बताएंगे, जिसमें कौन कौन से बताएंगे आप, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड बताएंगे। ठीक, और उत्तर प्रदेश से केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे दिल्ली, एनसीआर जो है केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश अगर कोई टच करता है तो नेपाल टच करता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है कि अब कुछ थोड़ा सा और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए, आगे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आर्द्र शुष्क क्षेत्र कौन सा है। अगर कोई पूछे कि बुंदेलखंड कैसा क्षेत्र है तो आप बताएंगे आर्द्र या शुष्क, हल्का जो है कि गर्म है, हल्का गर्म है, एक तरह से शुष्क है। ठीक है, और यह यूपी के इसमें से कौन कौन सा, बुंदेलखंड के अंतर्गत कितने जिले आते हैं तो आप बताएंगे बुंदेलखंड के अंतर्गत जो है कि 7 जिले आते हैं। बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं आप बताएंगे, महोबा आता है, चित्रकूट आता है, झांसी आता है, बांदा आता है, ललितपुर आता है, हमीरपुर आता है, जालौन आता है। ठीक, इस तरह कर कितने जिले आते हैं, 7 जिले बुंदेलखंड के क्षेत्र में, जो कि अर्ध शुष्क क्षेत्र बोला जाता है जिसको, और यूपी के 7 जिले से मिलकर बना हुआ है बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड, रोहिलखंड हो गया, फिर पठार हो गया, फिर इस तरह करके अलग अलग चार मतलब 4 डिवीजनों में इसको जो उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है। आप धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे, लेकिन उसमें से एक आता है बुंदेलखंड, रुहेलखंड भी आएगा, बुंदेलखंड भी आएगा, फिर उसके बाद बघेल आएगा, फिर उसके बाद ये आपका पठार वाला क्षेत्र आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है कि अपर वाला आएगा। समझ रहे हैं, तो इस तरह करके 4 राज्य 4 स्टेप में इसको डिवाइड किया गया उत्तर प्रदेश को। समझ पा रहे हैं। उसी तरह आप देखिए आगे, आगे आप देखिए, आगे 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 आगे, ठीक, आगे देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है कि जिसको एनसीआर बोलते हैं। एनसीआर का फुल फॉर्म अगर पूछे आपसे कोई तो आप क्या बताएंगे, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर का मतलब क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं इसको। यह क्या है, ये जो है कि 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश को किसको इसमें शामिल, किसको किया गया, शामली को शामिल किया गया है। यानी एनसीआर के अंतर्गत कौन सा जिला भी शामिल हुआ है तो आप बताएंगे शामली जिला जो एनसीआर के अंतर्गत आता है। यूपी के 23वें जिले के रूप में जो है कि शामली आता है। ठीक, अब उसके बाद आगे अगर आपसे कोई पूछे इसके अलावा, अगर आपसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन को जो है कि छोड़ के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश का शामली जिला शामिल हुआ है। ठीक, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो है कि 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं, कौन कौन से, तो आप क्या बताएंगे, वर्तमान में 8 जिले। 23वां जिला के रूप में एनसीआर में उत्तर प्रदेश का एक जिला शामिल किया गया। एनसीआर में और भी स्टेट के जिले शामिल किए जाते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर कोई पूछे कि शामली कब शामिल हुआ, 23वां जिला के रूप में शामिल हुआ। उत्तर प्रदेश के 8 जिले पहले शामिल है, उसके बारे में थोड़ा जानिए। उत्तर प्रदेश के 8 जिले कौन कौन सा है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, जो कि दिल्ली के नज़दीक वाले जितने भी जिले हैं लगभग वो एनसीआर में ही शामिल है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। ठीक, यानी कहने का मतलब 8 जिला कौन कौन सा आप बताएंगे, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली। ठीक, इतना इतना जो है कि शामिल है उसमें। ठीक है,
अब उसके बाद जो है कि अब देखिए आगे इसमें थोड़ा सा इसमें आगे देखिए। अब आगे क्या है आपका एनसीआर में अगर कोई पूछे आपसे एनसीआर में क्या पूछेगा आपके एनसीआर में यूपी का जो है यूपी और राजस्थान और हरियाणा दिल्ली है। एनसीआर में कितने राज्य हैं तो आप बताएंगे कि एनसीआर के अंतर्गत जो है कि 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। यूपी के कुछ राज्य हैं, कुछ जिले हैं, राजस्थान के भी हैं, हरियाणा के भी कुछ जिले हैं, दिल्ली तो मान लीजिए है ये है, ठीक है एनसीआर में। तो एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं आगे अगर कोई आपसे पूछे एनसीआर में अभी कौन शामिल हो सकता है तो आप बताएंगे मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर, ये सब एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, इतने जिले अभी प्रस्तावित है एनसीआर में शामिल होने के लिए। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन बनता है क्या? उत्तर प्रदेश का शासनिक या प्रशासनिक संरचना क्या है? उत्तर प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचना क्या है? तो आप बताएंगे राज्य विधानमंडल यानी द्विसदनात्मक है। यानी विधानमंडल क्या है? द्विसदनात्मक है, जिसमें क्या होता है विधायक भी होते हैं और परिषद भी, जिला पर विधायक भी होते हैं, विधान परिषद वाला परिषद भी होते हैं। ठीक, जैसे राज्यसभा का जैसे होता है लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह यहाँ क्या होता है विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो द्विसदनात्मक हो गया। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? आप बताएंगे 1937 में हुआ था, जुलाई 1937 में। राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? 19 जुलाई यानी जुलाई 1937 में हुआ था। कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड जब था, देखिए उत्तराखंड जब था तो कितने थे? 425 थे। उत्तराखंड जब था तो कितने थे? अगर उधर ऊपर थोड़ा मिस्टेक हो गया तो उसको आप सुधार लीजिएगा। उत्तराखंड से अलग होने से पहले 425 था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना है? अब 403 है। ठीक, 403 है। इसमें भी एक एंग्लो इंडियन की सीट हो गई है जो कि अभी कम हो गई है, तो 400 नहीं 400 जो है कि 3 हो गया, 404 403 हो गया। ठीक, एक सीट जो है कि उसमें कम कर दी गई है, समझ रहे हैं? उत्तराखंड में अलग होने से पहले कितने राज्य थे? आप बताएंगे 425 थे, यानी अलग होने से पहले। उत्तराखंड के अलग होने से पहले जो है कि कितने सदस्य थे? तो आप बताएंगे 425 थे। अब जो है प्रेजेंट टाइम में कितने? 403 है। ठीक, 403 है। सर्वाधिक विधानसभा वाले सीटों वाला जिला कौन सा था? बताएंगे प्रयागराज, जिसमें कितनी सीटें? 12। विधानसभा भी है और विधानसभा भी, लोकसभा की सीट भी सबसे ज़्यादा जो है कि उधर से आती है। ठीक है, तो सर्वाधिक अगर आपसे कोई पूछे कि विधानसभा और लोकसभा की सीट कितनी है तो आप क्या बताएंगे? विधानसभा की सीट सर्वाधिक प्रयागराज से कितनी है? 12 सीट है विधानसभा से। ठीक, 12 सीट है वहाँ से। अब अगर कोई पूछे सर्वाधिक से सबसे कम विधानसभा वाला क्षेत्र कौन सा है तो आप बताएंगे श्रावस्ती, और कौन सा है? श्रावस्ती और महोबा और बाकी ये है। ठीक है, श्रावस्ती महोबा है। ठीक, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट है। इसमें कितनी कितनी सीटें हैं? इसमें कितनी कितनी सीटें हैं तो आप क्या बताएंगे इसमें? अगर आपसे कोई पूछे सर्वाधिक सीटों वाला कौन सा जिला है तो आप बताएंगे प्रयागराज है। अरे प्रयागराज है। कितनी सीट है उसमें? 12 सीट है। अगर सबसे कम विधानसभा वाला क्षेत्र पूछे आपसे तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट है। कितनी सीटें हैं वहाँ पे? तो आप बताएंगे 2-2 सीटें हैं सब में, 2 ही यहाँ विधायक चुने जाते हैं। श्रावस्ती में बम और कहाँ? श्रावस्ती में, महोबा में, चित्रकूट में कितने विधायक चुने जाते हैं? 2-2। ठीक है, 2 ही विधायक चुने जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद जो है अगर कोई आपसे पूछे कि विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? आरक्षित का मतलब किसी एक समुदाय को, यानी आरक्षण का मतलब कि जैसे आरक्षण दिया था ओबीसी SC ST को आरक्षण दिया था, उसी तरह किसी एक समुदाय के लिए सीट कितनी है तो आप क्या बताएंगे? अगर किसी एक समुदाय की बात करें तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि किसी एक समुदाय के लिए अगर है तो वो समुदाय कौन सा है? SC वाला है। और 2 ST के लिए, यानी कहने का मतलब विधायकों में अगर 86, यानी कहने का मतलब कि आरक्षित सीट कितनी है? टोटल सीट अब इस समय 403 हो गई है। 403 में से 86 किसको आरक्षण के थ्रू दी जाएगी? आरक्षण में क्या है? 84 किसको दिया जाएगा? SC को।
2 सीट किसको दिया गया है? एसटी को, यानी एससी और एसटी में सीट को डिवाइड किया गया है, जिनको आरक्षण के तौर पे दिया गया है 86 सीट। बाकी 403 में ओबीसी जनरल बाकी सभी उसमें आ जाएंगे, लेकिन आरक्षण के थ्रू 86 सीट दी जाएगी विधानसभा में। विधानसभा का जो विधायक बनाएंगे, एमएलए जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं, एमएलए, ठीक। एमपी बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, जिसको सांसद बोलते हैं। एमएलए जिसको बोलते हैं, ठीक। एमएलसी जिसको बोलते हैं, परिषद वाला, एमएलसी विधान परिषद में जो बैठे हैं, एमएलसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ों को आप समझते चलिए। विधानसभा में आरक्षित सीट कितनी है? 86। 86 में क्या है कि 84 एससी को दिया जाएगा और 2 किसको दिया जाएगा? एसटी को दिया जाएगा। समझ पाए आप बात को? आगे देखिए, आगे क्या है? आगे आपका दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद अब तक जो है कि राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई है, कौन सी हुई है? स्वतंत्रता के बाद, यानी जब स्वतंत्रता कब हुई? 15 अगस्त 1947 के बाद उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा यानी विधायकों की जो बैठक होती है वो लखनऊ, यानी उसकी मूल राजधानी, जब 1936 में जो है कि लखनऊ संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत की आंशिक रूप से राजधानी थी। जब इसको 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 को यूपी जो है उत्तर प्रदेश को परमानेंट राजधानी बना दिया गया, तो उसके बाद विधानसभा यानी विधायकों की बैठक लखनऊ के बाहर कभी नहीं हुई थी, लेकिन एक बार हुई है। अब अभी कब हुई है? 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में हुई थी, यानी जो पहले प्रयागराज इसकी राजधानी हुआ करता था, समझ रहे? पहले प्रयागराज इसकी राजधानी हुआ करता था 1936 से पहले, तो वो प्रयागराज हुआ था। फिर 1936 में जो है कि इसको जो है कि उत्तर प्रदेश को जो है लखनऊ की राजधानी आंशिक रूप से कर लिया गया। फिर धीरे धीरे प्रयागराज से शिफ्ट करके उसको 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः उसको घोषित कर दिया गया, ठीक। 2011 के बाद, और 2011 1911 के बाद, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि लखनऊ के बाहर एकमात्र एक बैठक हुई थी, वो भी 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में हुई थी, ठीक। अब विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो आप बताएंगे। विधान परिषद यानी विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया। विधान परिषद में एमएलसी जिसको बोलते हैं, एमएलसी जिसको बोलते हैं, इसमें एमएलसी चुने जाते हैं, एमएलसी चुने जाते हैं। और इसका जो विधान परिषद के जो है गठन का जो है कि विधान परिषद गठन कब किया गया था? तो यह गठन किया गया था 1937 में। 1937 में इसका गठन किया गया था। इसमें टोटल सीट कितनी रखी गई है? प्रेजेंट टाइम में भी 100। लोकसभा में, अरे विधानसभा में कोई आपसे सीट पूछे तो आप बताएंगे, विधानसभा में आप सीट कितनी बताएंगे? आप बताएंगे 403। इसमें एक एंग्लो इंडियन है जो कि बाहर हो चुका है, 404 में था, ठीक, लेकिन 403 में, ठीक। अब उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि विधान परिषद का गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे 1937 में। यानी कहने का मतलब जब संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, संयुक्त प्रांत जब था, संयुक्त प्रांत के बाद उत्तर प्रदेश का नाम जब उत्तर प्रदेश जो हो गया वो अलग चीज़ है। लेकिन जब 1937 के बाद लखनऊ को जब आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था, तो उसी समय एक विधान परिषद का गठन किया गया था, उसी समय, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, तो आप बताएंगे 80 है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई राज्यसभा की सीट पूछे तो आप बताएंगे 31 है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा की सीट पूछेगा तो आप बताएंगे 403 है, विधानसभा 403 है। अगर कोई पूछे विधान परिषद की सीट कितनी है तो आप बताएंगे 100 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31, विधान परिषद की सीट जो है कि 403, विधानसभा की सीट जो है 403 और विधान परिषद का सीट जो है 100, ठीक है। इसी के साथ आगे देखिए, आगे आपका क्या दिया हुआ? आगे आपका दिया हुआ मतदाताओं की दृष्टि से देखिए सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है जो कि मतदाता जिसमें ज़्यादा वोटर करते हैं, जिसमें ज़्यादा वोट देते हैं? कहने का मतलब मतदाताओं की स्थिति से अगर संख्या की स्थिति देखा जाए तो प्रयागराज हो जाएगा, कि सबसे ज़्यादा संसदीय क्षेत्र, सबसे लंबा या बड़ा क्षेत्र कौन सा है जिसमें ज़्यादा सांसद बनाए जाते हैं? तो प्रयागराज हो जाएगा। विधानसभा के बीच यानी कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा विधायक कहाँ चुने जाते हैं, तो बताएंगे प्रयागराज से। लेकिन सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा था? बताएंगे गाजियाबाद, जिसमें कि सबसे ज़्यादा संख्या में वोट पड़ता है, इसलिए उसका नाम हो गया सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे बागपत है, बागपत, जिसमें कि संसदीय क्षेत्र में कहने का मतलब इसमें लोगों की संख्या कम है,
ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब कब लागू हुआ था, अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप बताएंगे प्रथम बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को लागू हुआ था। और यह कब खत्म हुआ था, 25 फरवरी 1969 को खत्म हो गया था। ठीक, अब तक टोटल कितनी बार लग चुका है, 10 बार लग चुका है। अगर कोई आपसे पूछे कि वित्तीय आपातकाल कब लगा तो आप बताएंगे एक भी बार नहीं लगा। लेकिन राष्ट्रपति आपातकाल कितनी बार लग चुका है उत्तर प्रदेश में, 10 बार लग चुका है। पहली बार लगा था 25 फरवरी 1968। खत्म कब हुआ था, 25 फरवरी 1969 को खत्म हो गया था। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, आगे आपका बन रहा है कि संभाग कितने हैं। संभाग यानी मंडल जिसको बोलते हैं, संभाग बिहार भर में संभाग इसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में इसको मंडल बोलते हैं ज़्यादातर। मंडल अभी आपको ऊपर हम पढ़ाए थे, कितना थे, 18 थे। 18वां मंडल कौन सा आप बताएंगे, अलीगढ़ 2008 में बना है। 18वां मंडल कौन बनाया, 18वां ही मंडल अलीगढ़ बना है, 2008 में बना है। सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं, अगर मंडल सबसे बड़ा पूछे आपसे तो आप बताएंगे कानपुर, लखनऊ और मेरठ सबसे बड़े मंडल, जिसमें कितने कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। कौन कौन, कानपुर, लखनऊ और मेरठ मंडल, जिसमें कि 6 जिले आते हैं। वाराणसी में पूछे तो आप बताएंगे 3 जिले आते हैं। बाकी बहुत से ऐसे जिले हैं जिसमें है कि 3-3 जिले आते हैं, 4-4 जिले, 3-3 जिले आते हैं। ठीक है, लेकिन कानपुर और लखनऊ और मेरठ में कितने जिले आते हैं, 6-6 जिले आते हैं। 6 जिले से बन के 6 जिला से मल बन के जो है कि एक मंडल बना हुआ है, जिसमें कानपुर, लखनऊ और मेरठ सबसे बड़ा मंडल है। सबसे छोटा मंडल अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, सबसे छोटा मंडल आपसे पूछे तो आप बताएंगे मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर है। ठीक, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर है, 3-3 जिले हैं। वाराणसी अगर कोई पूछे आपसे तो आप बताएंगे इसमें 4 जिले हैं। वाराणसी में कितने हैं, 4 जिले हैं। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर में कितने हैं, 3 जिले हैं। अगर आप सबसे छोटा मंडल यही 3 जिलों वाला, सबसे बड़ा मंडल 6 जिलों वाला, जिसमें कौन कौन से, कानपुर, लखनऊ, मेरठ है। संभाग कितने, 18 मंडल है। 18वां मंडल कब बना है, अलीगढ़ बना है, 2008 में बना है। तो 18वां में अलीगढ़ बना है 2008 में। ठीक है, अब इसके बाद जिलों की संख्या कितनी उत्तर प्रदेश में तो आप बताएंगे 75। तहसील कितनी है तो आप बताएंगे 350। कुल गाँव बताएंगे, आप बताएंगे 1,06,774 है। अगर कोई आपसे पूछे गाँव की संख्या बताए तो आप बताएंगे 1,06,774। अगर कोई तहसील पूछे तो आप बताएंगे 350। अगर कोई आपसे मंडल पूछे तो आप बताएंगे 18। अगर कोई जिला पूछे तो आप बताएंगे 75। ठीक, कोई जिला पूछे तो आप बताएंगे 75। ठीक है, 18वां अगर कोई जिला, 18वां अगर मंडल कोई बना है तो अलीगढ़ बना है 2008 में। ठीक है, अब पंचायत चुनाव जिसे होता है, जैसे ग्राम प्रधानी वगैरह का होता है, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण का कुल सीट कितना दिया गया है, यानी 1/3 दिया गया है। पंचायतों में आरक्षण का कुल कितना दिया गया, 1/3 दिया गया है। 1/3 यानी कहने का मतलब कि 33%। कहने का मतलब अगर गाँव में मान लीजिए 1,06,774 गाँव हैं तो 1,06,774 का 33% अगर आप निकाल लेंगे, 1,06,774 का 33%, तो उतना जो है कि आरक्षण केवल महिलाओं को दिया गया। नहीं, वहाँ वहाँ उतने गाँव में सिर्फ महिला ही क्या बनेगी, प्रधान बनेंगी। समझ रहे हैं, तो महिलाओं का आरक्षण अभी इसमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 1,06,774 में 33% जो है कि महिला है। 33% महिला है, यानी कहने का मतलब कि 35,590 यानी 35,591 गाँव में, 35,591 गाँव में महिला ही प्रधान चुनी जाएंगी। प्रधान हो गया, जिला पंचायत परिषद हो गया, यानी पंचायतों के अंतर्गत जितने आते हैं, प्रधान, जिला पंचायत, जिला परिषद, इस तरह करके सभी की सभी की सीटों में कितना हो गया आरक्षण, सभी की सीटों में आरक्षण हो गया 1/3 यानी 33% आरक्षण मिल रहा है उनको। अगर यही चीज़ कोई पूछे कि लोकसभा में जो है कि मंत्री बनाने के लिए कितने प्रतिशत लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, पीएम को साथ में लेते हुए, तब बताएंगे टोटल सदस्यों का 15% लिया जाता है। ठीक है, समझ गया। इसी तरह जो है कि अगर कोई पूछे इस तरह से तो आप इस तरह से इसका आंसर देंगे। अगर कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में जो है कि पंचायत चुनाव के लिए कितने % महिलाओं का आरक्षण था, आप बताएंगे 1/3 यानी 1/33, यानी कहने का मतलब 33%। सीधा सीधा इसको समझिए इस तरह से।
ठीक है, अब कुछ और पढ़ लीजिए, जैसे कि न्यायालय वगैरह के बारे में देख लीजिए। न्यायालय वगैरह क्या है, न्यायालय के बारे में, न्यायालय और कारागार के बारे में देखिए। न्यायालय और कारागार क्या है? न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। कब बना है? 1986 में बना है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में बना है। कब बना है? 1986 में बना है। उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट बोलते हैं, उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं, यह कहाँ पे है? अपने प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? प्रयागराज में है। सुप्रीम कोर्ट कोई पूछे आप बताएंगे दिल्ली में है। और बाकी जिले वाइज अपना जिला कोर्ट होता है, तो हर जिले में है। ठीक है। एक खंडपीठ जो है कि खंडपीठ कहाँ है इसका? एक खंडपीठ लखनऊ है इसका, यानी हाई कोर्ट का दूसरा खंडपीठ कौन है? लखनऊ में है। पहली बेंच फर्स्ट बेंच कहाँ है? इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में इस समय। और दूसरा अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे लखनऊ में। इसकी स्थापना कब की गई थी? यानी किसकी स्थापना? हाई कोर्ट की स्थापना। हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुआ था। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1866 को हुआ था। जमींदारी उन्मूलन कानून जो है कि 1950 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? जमींदारी उन्मूलन कानून यानी 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ था। जमींदारी उन्मूलन कानून जो है, उन्मूलन कानून 1950 को लागू हुआ, 1 जनवरी 1950 से। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ है। प्रदेश में 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण जो है, प्रदेश में 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। कौन कौन से हैं? प्रयागराज है, लखनऊ है, मेरठ है, आगरा है, कानपुर है, गोरखपुर है। कहने का मतलब कि प्रदेश में 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। किसमें? कौन कौन से? प्रयागराज है, लखनऊ है, मेरठ है, आगरा है, कानपुर है और गोरखपुर है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, कॉमर्शियल के बारे में थोड़ा देखिए। कॉमर्शियल कोर्ट जो है गठित कब हुए थे? कॉमर्शियल कोर्ट गठित हुए थे 13 जिलों में। कौन कौन से जिले में है कॉमर्शियल कोर्ट? 13 जिलों में हुए। पहला श्रम न्यायालय जो है कि 20 है। कुल कारागार कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 70 है। कॉमर्शियल कोर्ट कितने? 13 जिलों में है। श्रम न्यायालय जो है 20 जिलों में है। कुल कारागार जो है कि संस्थान जो है कि 70 जिलों में है। जिला कारागारों की संख्या कितनी है? 70 है। जिला कारागारों की संख्या कितनी है? 70 है। जिला कारागार संस्थाएं कितनी है? 70 है। जिला कारागारों की संख्या कितनी है? 60 है। जिला में उत्तर प्रदेश में जिला वाइज कितने कारागार हैं? 60 है। उप कारागारों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से? कहाँ कहाँ है? महोबा और देवबंद में उप कारागार जिसको बोलते हैं। अब प्रदेश में नारी बंदी निकेतन जो होता है वो कहाँ है? एक ही है, लखनऊ में है नारी बंदी निकेतन। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कितना है? एक है, लखनऊ में। अगर कोई आपसे पूछे किशोर सदन अल्पसंख्यक कारागार कौन है? तो आप बताएंगे किशोर सदन अल्पसंख्यक कारागार बरेली में है। एक ही है, वो भी जो है कि बरेली में, किशोर सदन अल्पसंख्यक कारागार। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन सा है? फर्स्ट केंद्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से समझिए, तो आगरा में 1844 में इसकी स्थापना किया गया था। यह जो है कि संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान है। ये लखनऊ में जो है कि लखनऊ में 1940 में इसको बनाया गया। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, आगरा में 1844 में। कमर्शियल कोर्ट अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कमर्शियल कोर्ट आपका क्या है? आपका बताएंगे कमर्शियल कोर्ट में 13 जिलों में। श्रम न्यायालय कहाँ है? आप बताएंगे 20 है। कुल जो है कारागार संख्या कितनी है? 70 है। जिला कारागारों की जो है कि संख्या जो है कि 60 है। उप कारागारों की संख्या जो है 2 है, महोबा और देवबंद में। प्रदेश की नारी बंदी निकेतन एक ही है, लखनऊ में। किशोर सदन अल्पसंख्यक कारागार कहाँ? एक ही है, बरेली में। पहला जो है कि केंद्रीय कारागार कहाँ? आगरा 1844 में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, 1940 में है। ठीक है, 1940 में बना है। ठीक, अब आगे देखिए, नियुक्तियों के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, नियुक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में थोड़ा जानिए। नियुक्तियाँ जो होती हैं आपका कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए। नियुक्ति के बारे में आप जानिए। नियुक्ति यानी उत्तर प्रदेश में सीएम का जो है गोविंद बल्लभ पंत जो है प्रथम सीएम कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी थे। प्रथम डिप्टी सीएम कौन थे? चौधरी नारायण सिंह बने।
पहला सीएम कौन बने? गोविंद बल्लभ पंत बने। महिला में सुचेता कृपलानी जी बनेगा। पहला महिला पूछे सुचेता कृपलानी, दूसरी महिला पूछे बहन मायावती। पूछे कितनी महिलाएं हैं बनी हुई हैं तो आप बताएंगे 3 महिलाएं बनी हुई हैं। पूछे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन सी, तो आप बताएंगे सरोजिनी नायडू जी बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। प्रथम सीएम कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे प्रथम सीएम जो है गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। प्रथम उप सीएम कौन बने? चौधरी चरण सिंह हैं। वर्तमान सीएम अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे योगी आदित्यनाथ जी हैं। वर्तमान डिप्टी सीएम बताएंगे तो बोलेंगे आप 2 हैं, एक ब्रजेश पाठक जी हैं और दूसरे कौन से हैं? कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा जी यानी कि क्या नाम है उनका? कुशवाहा जी का। कुशवाहा जी का नाम आप ध्यान रखिएगा, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। ठीक है, इसी तरह करके आप आगे देखिए, अगला देखिए राज्य में और देश में प्रथम महिला सीएम कौन है? राज्य की और देश की प्रथम महिला सुचेता कृपलानी जी हैं। वो भी किस मतलब पूरे राज्य में पूछे, पूरे देश में पूछेगा तब भी आप बताएंगे सुचेता कृपलानी जी हैं। अगर प्रदेश वाइज पूछे तो आप बताएंगे पहली महिला जो उत्तर प्रदेश की जो है कि सुचेता कृपलानी जी हैं। उत्तर प्रदेश में जो है कि यूपी में जो है कि अब तक 2 महिला सीएम हो चुकी हैं। कौन कौन हो चुकी हैं? एक होती है बहन मायावती और एक होती है ये सुचेता कृपलानी जी। ठीक, सेकंड। ठीक है। ठीक, अब इसके बाद आगे आप देखिए, आगे नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट आपका क्या हुआ? सबसे कम एज में सीएम बनने कौन था? आप बताएंगे अखिलेश यादव। सर्वाधिक बार सीएम कौन बने? श्रीमती मायावती 4 बार बनी है। श्रीमती मायावती जी 4 बार बनी है। उत्तर प्रदेश के सीएम व देश के पीएम बनने वाले, उत्तर प्रदेश के जो सीएम भी रहे, देश के पीएम भी बने बाद में, तो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। और कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। 2 लोग बने जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे, बाद में क्या बने? वो पीएम भी बने। ठीक है, अब आप देखिए, आप अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन थी? महिला भी थी और प्रथम भी थी, सरोजिनी नायडू जी थी। राज्य एवं देश में प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम राज्य में एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू जी हैं। ठीक है, सरोजिनी नायडू भी हैं, देश की प्रथम महिला है और राज्यपाल भी बनी है राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बना है? BL जोशी बने हैं और मोहम्मद शफी कुरैशी जी बने हैं। सर्वाधिक बार जो राज्यपाल बनने वाले कौन लोग हैं? BL जोशी एंड मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार बने हैं। ठीक है, 2-2 बार दोनों लोग बने हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। स्वतंत्रता के बाद कौन है राजसी? आप बताएंगे स्वतंत्रता के बाद, आप बताएंगे स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। प्रथम विधान परिषद के जो सभापति कौन थे? तो आप बताएंगे चंद्रपाल। विधान परिषद का मतलब MLC वाले, MLC का सभापति कौन थे? तो चंद्रपाल जी थे, चंद्रपाल जी प्रथम थे। प्रथम चंद्रपाल जी थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश का सब है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजसी है पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। इस समय वर्तमान में जो है कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है? इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। विधान परिषद का अध्यक्ष प्रथम इस समय वर्तमान में कौन है? इसको भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, वर्तमान 2026 से पूछ रहे हैं हम। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार जो है कि सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर स्वतंत्रता के बाद देखा जाए सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप बताएंगे आत्माराम गोविंद खेर जी बने हैं और केसरी नाथ त्रिपाठी जी बने। कितनी कितनी बार बने हैं? दोनों लोग 3-3 बार बने हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष यानी आत्माराम गोविंद खेर जी बने हैं और केसरी नाथ त्रिपाठी जी बने हैं। कितनी बार बने? 3-3 बार बने हैं। ठीक है, 3-3 बार ये लोग बने हैं। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे अगर आपसे नेक्स्ट कोई पूछे, आपसे क्या पूछेगा? नेक्स्ट अगर आपसे पूछे प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो आप बताएंगे बिशंबर दयाल जी हैं। प्रथम लोकायुक्त अगर आपसे पूछे कोई तो आप बताएंगे बिशंबर दयाल जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे यूपी का बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है कि क्या है? अधकल्प की प्राचीनतम शैली है से निर्मित है। आधकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है। बुंदेलखंड जो है कि मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्या है? मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका जो प्राचीन नाम क्या है? जिजाक भुक्ति
प्राचीन नाम इसका क्या है? जेजाक भुक्ति है इसका, ठीक, जेजाक भुक्ति है। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है? आगे बन रहा है लखीमपुर खीरी के बारे में। लखीमपुर खीरी क्या अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है, अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र है। नहीं तो कोई पूछे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल किसका आता है, बताएंगे लखीमपुर खीरी का। अगर आपसे कोई पूछे कि अधिकतम वन कहाँ पाए जाते हैं तो आप बताएंगे सोनभद्र में। अगर कोई राज्य के हिसाब से पूछे तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। अधिकतम वन कहाँ पाए जाते हैं तो आप बताएंगे सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश पूछे सोनभद्र बताएंगे आप। अगर कोई राज्य वाइज पूछे तो आप मध्य प्रदेश बताएंगे। अब उसके बाद क्या आपका सर्वाधिक जो है एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक एससी यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वाला। एससी मतलब तो शेड्यूल कास्ट, जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति वाला। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला कौन सा जिला? सीतापुर है। न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र यानी अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा है आपका? आपका सोनभद्र। अधिकतम जहाँ वन पाए जाते हैं सोनभद्र में पाए जाते हैं। न्यूनतम कहाँ पाया जाता है? न्यूनतम आप संत रविदास नगर में पाया जाता है। संत रविदास नगर में पाया जाता है। संत रविदास नगर में। भदोही का जो है नाम बदल के संत रविदास नगर, इसको भदोही पहले था, इसको बदल के संत रविदास नगर किया गया। संत रविदास नगर कहाँ है? भदोही। भदोही जिला इलाहाबाद के आसपास पड़ता है, ठीक है, प्रयागराज के आसपास। इसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि लखीमपुर खीरी का अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र है। लखीमपुर खीरी सबसे भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा है। सोनभद्र क्या है? जहाँ अधिकतम वन पाए जाते हैं। सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? संत रविदास नगर। और अगर सुप्रीम एससी जो है कास्ट वाले लोग कहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं तो आप बताएंगे सीतापुर में रहते हैं। यूपी के कन्नौज शहर के कन्नौज शहर को क्या कहा जाता है? पूर्व की ग्रास कहते हैं, यानी पूर्व की ग्रास। ग्रास मतलब घास एक तरह से, पूर्व का ग्रास बोलते हैं इसको। इसमें जो है कि कन्नौज में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है गुलाब जल, इत्र, तंबाकू व्यापार। तंबाकू का व्यापार गुलाब जल और इत्र कन्नौज से पाया जाता है। गुलाब जल और इत्र, इत्र, ठीक है। इत्र के लिए तो गाजीपुर भी फेमस है और अफीम फैक्ट्री के लिए भी फेमस है, अफीम के लिए भी, ठीक है। एशिया की पहली कंपनी जो है कि अफीम की फैक्ट्री जो है गाजीपुर में लगी हुई है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जो शहर जो है कि पूर्व का ग्रास जिसको बोलते हैं, ये फेमस किसके लिए हो? गुलाब जल या इत्र, तंबाकू और तंबाकू व्यापार के लिए गुलाब जल इत्र के लिए फेमस है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आगे अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है बुंदेलखंड जो है कि बुंदेलखंड यूपी के दक्षिण तथा मध्य प्रदेश के लगभग पूर्व में स्थित है। बुंदेलखंड कहाँ स्थित है? यूपी के दक्षिण में, यानी यूपी के दक्षिण में और पूर्व के लगभग पूर्व में स्थित है। यूपी के दक्षिण में यानी यूपी का दक्षिण समझ रहे हैं। मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश का हो गया, ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में तो यानी इधर कहीं होगा, लेकिन एमपी के लगभग पूर्व में यानी मध्य प्रदेश के पूर्व में, यानी मध्य प्रदेश कहीं होगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कहीं बीच में ही होगा। तो मध्य प्रदेश के पूर्व में, मध्य प्रदेश का पूर्व क्या है? मध्य प्रदेश के पूर्व में, मान लीजिए मध्य प्रदेश के पूर्व में इधर, और यूपी के दक्षिण में यानी नीचे। कहने का मतलब ये हो गया आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो गया, ठीक। बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड जो है भारत के उपखंड का नाम है। बुंदेलखंड क्या? भारत के उस भूखंड का नाम है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला तथा पूर्व में टोंस नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। पश्चिम में कौन सी? बेतवा नदी स्थित है, ठीक। यानी बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में क्या है? यमुना है। यानी बुंदेलखंड के उत्तर में मान लीजिए बुंदेलखंड है ये, ठीक। ये मान लीजिए ये बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड बना दे रहे हैं, ये बुंदेलखंड बना दे रहे हैं, ठीक ठीक। अब बुंदेलखंड मान लीजिए बना दे रहे हैं, ठीक। बुंदेलखंड में अगर कोई पूछे तो बुंदेलखंड जो है कि जिसके उत्तर में कौन सी नदी है तो आप बताएंगे यमुना है। बुंदेलखंड के उत्तर में यमुना है। दक्षिण में कौन है? दक्षिण में आप बताएंगे दक्षिण में आपका है विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत है दक्षिण में। कौन सा? विंध्य पर्वत है। अगर आपसे कोई पूछे पश्चिम में कौन सा है तो पश्चिम में बताएंगे बेतवा है। पश्चिम में आपका क्या है? बेतवा है, ठीक।
अगर आपसे कोई पूर्व में पूछे तो पूर्व में बताएंगे टोंस नदी है, टोंस नदी पूर्व में, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे बुंदेलखंड पहली बात तो है स्थित कहाँ, तो आप बताएंगे यूपी के दक्षिण में स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। मध्य प्रदेश के पूर्व में, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, ठीक। तो कौन सा बुंदेलखंड बना, बुंदेलखंड जो है कि जो है कि बुंदेलखंड को चारों तरफ से कौन कौन सी डिवीजन करता है, तो आप बताएंगे बुंदेलखंड भारत का वह भूखंड हिस्सा है, यानी वह हिस्सा है जिसके अंतर्गत जो यमुना नदी, जिसके उत्तर में कौन सी नदी है, यमुना, उत्तर में यमुना नदी होती है, दक्षिण में आपका विंध्य पर्वत है, आपका पूर्व में जो है टोंस नदी है, पश्चिम में आपकी बेतवा नदी है, ठीक है। इस तरह से बुंदेलखंड है चारों तरफ से घिरा हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे आपका क्वेश्चन क्या बनता है, आगे आपका बनेगा एनसीआर जो है, आगे आपका क्या बनेगा, एनसीआर से आने वाले क्षेत्र कौन कौन से, एनसीआर में आने वाले क्षेत्र हरियाणा के हैं, हरियाणा के क्षेत्र एनसीआर में दिल्ली के क्षेत्र आते हैं, हरियाणा के आते हैं, दिल्ली के आते हैं, राजस्थान के आते हैं, यूपी के आते हैं, 4 तो एनसीआर में आते हैं। कौन कौन आते हैं, हरियाणा के भी आएंगे क्षेत्र जो है एनसीआर में, दिल्ली के भी आएंगे, यूपी के आएंगे, राजस्थान के आएंगे, ठीक। हरियाणा के 7 राज्य आएंगे, कौन कौन से, यूपी के 8 जिले आएंगे, हरियाणा के 7 आएंगे। देखिए 7 में कौन कौन सा, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी और जिंद, करनाल, यानी ये जो है कि ये जिले हरियाणा के इतने जिले जो है कि एनसीआर में शामिल है। यूपी के 8 जिले शामिल हैं, दिल्ली एक अलग अपना शामिल है, और राजस्थान के जो है 2 जिले शामिल हैं, यानी कौन कौन से, भरतपुर, एक अलवर। भरतपुर अलवर राजस्थान के किस में, एनसीआर में आते हैं। सबसे ज़्यादा हरियाणा के हैं, हरियाणा कौन कौन से, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, मेवात है, रोहतक है, सोनीपत है, रेवाड़ी है, झज्जर है, पानीपत है, पलवल है, महेंद्रगढ़ है, सिवानी है, जिंद है, करनाल है, ठीक है। अब आगे इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें चीज़ें बदलने का प्रयास करेंगे, देखिए क्या है। लखीमपुर खीरी शाहजहांपुर में पड़ता है, यह यूपी का हरदोई जिला जो किसी अन्य या देश या राज्य से, अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन है, यूपी का हरदोई जिला जो है किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा नहीं साझा करता है। हरदोई जिला लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर का पड़ता है, और यह जो है कि किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यह जो है कि इसके देखिए हरदोई जो है उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला जो है किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो साझा किसके साथ करता है, जब किसी अन्य राज्य या देश के साथ साझा नहीं करेगा, तो हरदोई किसी न किसी जगह बीच में पड़ा होगा उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के अगर हरदोई के उत्तर में देखा जाए तो कौन कौन सा है, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर है। दक्षिण में देखा जाए तो उन्नाव और लखनऊ से घिरा हुआ है। अगर उत्तर में देखा जाए, उत्तर में देखा जाए तो लखनऊ और लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर है। अगर पूर्व में देखा जाए सीतापुर है। अगर पश्चिम में देखा जाए तो फर्रुखाबाद। हरदोई के पश्चिम में कौन है, फर्रुखाबाद। पूर्व में कौन है, सीतापुर। उत्तर में कौन है, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर। और दक्षिण में कौन सा, उन्नाव व लखनऊ से घिरा हुआ क्षेत्र है जो कि दक्षिण में है, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट आपका आगे क्या दिया हुआ है, यूपी के जिले जो हैं जो कि एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से हैं। यूपी के जिले जो एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से हैं। तो एमपी के साथ जो सीमा साझा करने वाले कौन से, प्रयागराज भी सीमा साझा करता है, प्रयागराज से मध्य प्रदेश जा सकते हैं, मिर्जापुर जा सकते हैं, आगरा से जा सकते हैं, इटावा जा सकते हैं, झांसी से जाओ, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट से, सोनभद्र से, जालौन से, महोबा से, यानी प्रयागराज, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन, महोबा से जो है कि एमपी की सीमा साझा कर सकते हैं। एमपी की सीमा, यूपी के जिले जो एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं, जो हरियाणा के साथ जो बाउंड्री साझा करते हैं, यानी एमपी जो है यूपी सटा हुआ एमपी भी है और हरियाणा भी है। तो हरियाणा साझा करने वाले सहारनपुर आ जाएंगे, अलीगढ़ आ जाएंगे, शामली आ जाएगी, गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा, मथुरा आ जाएगा और बागपत आ जाएगा। ये क्या है, ये हरियाणा से जो है कि बाउंड्री साझा करते हैं। ये जिले जो हरियाणा से क्या करते हैं, बाउंड्री साझा करते हैं, ठीक। हरियाणा के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री साझा करते हैं। बुंदेलखंड नाम क्षेत्रफल जो है, बुंदेलखंड नाम क्षेत्र जो है क्या है,
बुंदेलखंड नामक क्षेत्र जो है यूपी में से एमपी तक की सीमा साझा करते हैं। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र कहाँ तक सीमा साझा करते हैं? यूपी से एमपी तक सीमा साझा करते हैं। एमपी के जो है जिले कौन कौन से हैं? प्रयागराज, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन, महोबा। अगर हरियाणा से कोई बाउंड्री पूछे तो आप बताएंगे सहारनपुर, अलीगढ़, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा। ठीक, आज जो है कि एक चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका, पहला चैप्टर आपका। अब इसी के साथ जो है कि अब दूसरा चैप्टर आपका देखेंगे। दूसरा चैप्टर में आपका क्या दिया हुआ है? केंद्रीय संस्थान के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन जो भी दिया हुआ है उसके बारे में दूसरा चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, यानी 1 घंटे में आपको लगभग एक चैप्टर आपको कंप्लीट मिलता हुआ, और ये अच्छे से है। ठीक है।